बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MBB TV के तमाम दोस्तों को MBB TV यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ़ के मुहताज नहीं हैं। मारूफ़ कानूनदान, साबिक़ सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर और मारूफ़ कौम परस्त रहनुमा इत्शामुल हक ख्वाजा एडवोकेट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इत्शाम भाई का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने MBB TV की टीम को अपना टाइम दिया ताकि हम इनसे महफ़ गुफ्तगू हो सकें। इत्शाम भाई, सबसे पहले ये बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम किस अदारे से हासिल की और थोड़ा सा बता दें कि हमें आपकी मुकम्मल जो एजुकेशन है वो कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौसम भाई, आपने मेरे लिए ये जो है इंटरव्यू का एहतमाम किया है। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ, आपके TV चैनल का मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये इज़्ज़त बख्शी है। मैंने इब्तदाई तालीम मैट्रिक जो है वो पहले तो मैं फैज़ल शरीफ से भी आपके इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ और मैट्रिक मैंने चकसवारी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। उसके बाद BCom मीरपुर कॉलेज से किया है और LLB जो है वो पंजाब लॉ कॉलेज रावलपिंडी से किया है। तो अभी मैं एज आ वकील की प्रैक्टिस जो है वो मीरपुर बार में कर रहा हूँ। अच्छा इत्शाम भाई, ये बताएं कि इस टाइम आप कौन सी कोर्ट के वकील हैं? मैं इस वक्त जो है वो हाई कोर्ट बार का इस वक्त लाइसेंस है। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बार का एक अलग से जो है वो हमारा एक प्रोसेस होता है, इंटरव्यू के बाद वो होता है। वो भी मैंने नहीं लिया टाइम पूरा, लेकिन वो भी मैं नहीं ले सका हाई कोर्ट बार में। ठीक हो गया। वकालत में जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? शौक़ था, वालिदैन की ख्वाहिश थी कि आप वकालत करें, या फिर किसी वकील दोस्त से आपने मुतासिर होकर इस शोबे में जाने का सोचा? वकालत में असल में शुरू से जो स्टूडेंट दौर में हमारे सीनियर दोस्त थे, उनमें से काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो मीरपुर बार में वकालत कर रहे। बिलखसूस राजा ज़ुल्फ़िकार साहब मेरे जो उस्ताद भी हैं और हमारे सीनियर साथी भी हैं। तो उस हवाले से उनको देखकर, बाकी दोस्तों को देखकर भी इस प्रोफेशन में आने का एक शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि इस प्रोफेशन में आप जो है वो बेशुमार लोगों की, गरीब लोगों की जो है वो मदद भी कर सकते हैं, जो कि आप, मैं समझता हूँ कि किसी महकमे में अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं, बड़े से बड़े किसी ओहदे पर बैठे हुए, तो मेरे ख्याल में आप उस तरह आम लोगों की मदद नहीं कर सकते जितना आसानी से आप वकालत के अंदर अगर मौजूद हैं तो आम लोगों की आप मदद कर सकते हैं किसी भी हवाले से। ठीक है। अच्छा इत्शाम भाई, ये बताएं कि आपने अपने कैरियर के मुतल्लिक जो आपने ख्वाब देखे हुए थे, क्या वो पूरे हो चुके हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखें, वकालत जो है मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत वसी जो समुंदर कह लें कि इसमें आप ये समझें कि आप जो है वो सारे ख्वाब आपके पूरे होंगे, या आप इसको आखिरी टाइम तक भी जो है ये आप समझें कि आप मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया है, तो वो तो नामुमकिन बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक वसी महकमा है या समुंदर है। तो लेकिन काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि जो छोटी मोटी आपके अंदर होती हैं फीलिंग्स या आपकी ख्वाहिशात होती हैं, वो इस प्रोफेशन में मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आप अगर मेहनत करें तो उसमें कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। अच्छा इत्शाम भाई, कामयाब वकील बनने के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए इंसान में? वकालत में कामयाबी के लिए सबसे पहली जो बुनियादी बात है वो मैं समझता हूँ कि मेहनत है, और उसके बाद मेहनत के साथ जो है वो आपकी अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो ईमानदारी और दीनदारी के साथ अगर आप, मैं समझता हूँ कि मेहनत करते हैं तो आपकी कामयाबी के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप ईमानदारी के साथ, दीनदारी के साथ अपने केस को जो है वो स्टडी करें, और उसके बाद उस पे जो आप कोर्ट में जब जाते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि दीनदारी के साथ आप मेहनत के साथ अगर वो आगू करते हैं तो उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। और कामयाब वकील बनने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर, सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो है वो मेहनत है, और उसके बाद जितना ज़्यादा आप अपने इस प्रोफेशन को टाइम देंगे वो मैं समझता हूँ कि आपकी कामयाबी की ज़मानत है। क्योंकि इस प्रोफेशन में बेशुमार बाकी डिपार्टमेंट्स की हद तक जो है ना, उनको अगर आप मुवाजना करें तो इसमें काफ़ी आज़ादी भी होती है। तो जो नए वकील आते हैं वो मैं समझता हूँ कि जो स्टार्ट में आपका जो एक रूटीन बन जाती है ना, क्योंकि इसमें पाबंदी तो उस तरह की नहीं होती है जैसा बाकी मुलाजमतों में होती है कि इतने बजे आपने ऑफिस में पहुँचना है और इतने बजे छुट्टी होती है। आज़वी सिस्टम इसमें होता नहीं है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे उतनी ज़्यादा आप जो है वो इस प्रोफेशन में कामयाबी हासिल करेंगे। और जब नए वकील आते हैं शुरू में, अगर उन्होंने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है, यानी कि उस रूटीन में जो है वो एक हफ़्ते में एक दिन आया, 2 दिन आया कचहरी, और फिर उसके बाद हफ्ते बाद फिर 2 दिन चक्कर लगा लिया, तो मैं समझता हूँ कि उससे आपकी रूटीन वही बन जाएगी।
और उस रूटीन की वजह से आपकी वकालत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। आप इस प्रोफेशन में मज़ीद जो है वो कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी बात है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं और इस प्रोफेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, मैं समझता हूँ कि कामयाबियाँ आपकी जो है वो कदम चूमेंगी। ठीक है। अच्छा, एक अच्छे वकील की क्या पहचान है आपकी नज़र में? अच्छे वकील के लिए भी यही क्वेश्चन आपका है कि अच्छे वकील के लिए भी ज़ाहिर है मेहनत तो ज़रूरी है और आप अपने प्रोफेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और दूसरा जो है वो अपने क्लाइंट्स और अपने केस के साथ ईमानदारी के साथ वो तो हो गया कामयाब होने के लिए। एक अच्छे वकील में क्या पहचान है उसकी? अच्छे वकील के लिए ज़ाहिर है ये डिपेंड करता है ना कि आप किस हद तक मेहनत करते हैं। जब आप मेहनत करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे वकील बन जाएंगे। अगर आपने मेहनत नहीं की है, आप अपने प्रोफेशन को टाइम नहीं दे रहे या आप ईमानदारी से अपने क्लाइंट्स के जो केस के साथ जो है वो फाइट नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर आप फ्लॉप हो जाएंगे। फिर कामयाबी के जो इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। फिर क्या कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि कोई गिल्टी बंदा हो और वो आपके पास आया हो, उसने कहा हो जी कि मुझे आप डिफेंस करें, मुझे आप गुनहगार से बेगुनाह साबित करें? कभी आपके करियर में ऐसा हुआ है? देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही जानता है कि कौन बंदा जो है वो वाकई किसी केस में मुलव्वस है या मुजरम है या नहीं है, या उसने भी वकील से तो कुछ छुपा हुआ नहीं होता। नहीं, यहाँ पे आप अगर प्रैक्टिकली देखें ना, तो जब हमारे पास जो बंदा आता है ना, वो बिल्कुल अपने आप को मासूम ही ज़ाहिर करता है और वो मासूम ही बन के आता है। और हमने जो कुछ वो बताता है उसके हिसाब से ही हमने उसकी फेवर करनी होती है या मदद करनी होती है। बेशुमार ऐसे होते हैं, हमें कुछ का इल्म हो जाता है बाज़ दफ़ा के बंदे ने कोई क्राइम किया हुआ है, लेकिन ये फिर आगे ज़ाहिर हमने आर्गो करना होता है, आगे अदालतों ने फैसला करना होता है। उन्होंने दोनों तरफ से, हम तो वन साइडेड स्टोरी सुनते हैं जो क्लाइंट आया है अदालत में, चूँकि दूसरी तरफ से भी ज़ाहिर स्टोरी सामने आती है, उसके बाद जजेज़ ने फैसला करना होता है, तो बात सामने आती है कि ये बंदा क्रिमिनल है या इसने कोई किया हुआ है, इस तरह का वाक़या या नहीं किया हुआ। तो ये फिर आगे अदालत पे डिपेंड करता है। ठीक, आपकी नज़र में ऐसा क्यों है कि एक वकील ही हमेशा जज बनता है? पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नौजवान हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, कश्मीर में ऐसे नौजवान हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। एक सिविल बंदा, आम आदमी तालीम हासिल करके जज क्यों नहीं बन सकता? वकील ही क्यों ज़रूरी है कि वो जज बनेगा? देखें, इसमें जज बनने के लिए जो है वो बेसिक हर डिपार्टमेंट के लिए जिस तरह क्वालिफ़िकेशन होती है, इसी तरह जज बनने के लिए भी क्वालिफ़िकेशन है। एक तो आपके लिए LLB की डिग्री ज़रूरी है, दूसरा नंबर उसके बाद आपके जो प्रैक्टिस है वो इसलिए लिमिट रखी हुई होती है ना कि आप सिविल जजेस के लिए फ़र्ज़ करें कि 5 साल आपकी एज आ वकील जो है वो किसी बार एसोसिएशन में जो मेंबरशिप और वकालत जो है वो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो अब एक बंदे ने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई है तो वो उस कानूनी बारीकियों को, पेचीदगियों को नहीं समझ सकेगा। एज आ जज बैठकर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो उन चीज़ों को अदराक नहीं कर सकता। जब आप 5 साल प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल, आप मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में पेश होते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में आप आर्गो करते हैं, तो उससे आपको एक तजर्बा हो जाता है मुख्तलिफ़ केसेस को कैसे डील करना है, उनमें क्या फ़ैसला करना है, लिखने पढ़ने का। ये सारा बगैर तजर्बे के आप किसी भी डिपार्टमेंट में जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। एक आम सिविल बंदा है वो ज़ाहिर फिर उसका कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझ सकता। उसको आप जजेस की सीट पर बिठा देंगे तो वो ज़ाहिर कानून को समझते ही नहीं है उसने क्या करना है। हमारे इधर आज़ाद कश्मीर में वैसे है कि एक दो जो है वो जजेस बैठे हैं हमारे आज़ाद कश्मीर में, जो है ना पाकिस्तान में नहीं है ये, आज़ाद कश्मीर में हमारे चूँकि इस्लामी दिफात भी हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए जजेस के साथ जो है वो एक काजी साहिबान को भी बिठाया गया है। जो इस्लामी शरी जो सज़ाएँ वगैरह हैं, कानून हैं, उनके मुताबिक वो ज़्यादा वो फिर काजी साहिबान जो हैं वो डील करते हैं, केसेस सुनते हैं और फैसले करते हैं। तो उसके लिए भी लॉ नोइंग होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है जब आप लॉ को नहीं समझते हैं तो आम सिविल बंदा फिर वो कैसे फ़ैसले करेगा या कैसे वो केस को जो है वो सुनेगा, मुश्किल हो जाएगा। आउट ऑफ कंट्री ज़्यादातर ये होता है कि जज जब फैसला सुनाने लगता है तो ज्यूरी बैठती है साथ, ठीक है, ज्यूरी को मद्देनज़र रखते हुए जज फैसला सुनाता है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? ज्यूरी को क्यों नहीं बिठाया जाता? असल में हमारा पाकिस्तान में जो अदालती प्रोसेस है ना वो जजेस पे डिपेंड करता है। हाँ, बाज़ केसेस ऐसे होते हैं निचले जो छोटी कोर्ट्स हैं उनमें तो ज़रा जजेस फैसले करते हैं। आगे फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फिर मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ केसेस की बंदी हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उनमें भी वो ज्यूरी उस तरह तो नहीं होती, लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन पे मुश्तमिल बेंच बनाते हैं। बाज़ केसेस में जो स्पेशल केस होते हैं ऐसे, उनमें फिर वो बेंच बनाते हैं। 2 मेंबर जो हैं हाई कोर्ट के जज जो हैं वो सुनेंगे उसको, या 3 मेंबर जो हैं सुनेंगे इसको। जिस तरह कि रिसेंटली अभी पिछले दिनों मीरपुर में ही जो ये वाक़या आया हुआ था पिछले दिनों में, वो तो इन्हें साबा के आपने सुना होगा,
तो उसमें अब वो जो हाई कोर्ट ने जो है ना, हाई कोर्ट के जज साहब ने यहाँ से फिर वो केस रेफ़र कर दिया। अभी कल मेरे ख्याल में 7 तारीख है मुजफ्फराबाद। वो इसीलिए उन्होंने बेंच पे जो है ना, बेंच के हवाले किया कि वो उसको सिंगल जज नहीं सुन सकता, वो जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस का बेंच सुनेगा उसको। ठीक है। तो उस हवाले से यहाँ भी ये बाज़ केसेस के लिए वो फिर बेंच तश्कील देते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट के जजेस की एक कमेटी समझ लें कि वो उस पर मुश्तमिल होता है, 2 जजेस हैं या 3 जजेस हैं। अक्सर वकला जो है उनको सियासत का बड़ा शौक़ होता है, क्या आपको भी सियासत का शौक़ है? सियासत और वकालत मैं समझता हूँ कि ये लाज़िम व मलज़ूम है। तो इस हवाले से सियासी, मैं भी स्टूडेंट दौर में NSF में रहा हूँ, और उसके बाद अभी भी मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। तो सियासत, अगर आप वकालत के साथ सियासत करते हैं लेकिन ज़्यादा प्रोफेशन अपने को टाइम देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी वकालत में भी जो है वो, जिस तरह के आप देखते होंगे बेशुमार यहाँ पे मीरपुर में, कि सियासत की वजह से बाज़ वकीलों की वकालत भी जो है उसको भी 4 चांद लग जाते हैं। और फिर दूसरा ये होता है ना कि सियासत में आप मज़ीद लोगों के साथ मुतारफ़ होते हैं, वकालत के लिए भी आपका मुतारफ़ होना भी ज़रूरी है, आपके लोगों के साथ लिंक्स बनते हैं। फिर सियासत में बेसिक सियासत भी एक खिदमत है, तो उसमें आप वकालत भी हो और सियासत भी हो, तो आप, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मज़ीद लोगों की बेहतर रहनुमाई भी कर सकते हैं, लोगों की मुख्तलिफ मामलात में जो है वो उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल में वकालत के साथ सियासत कर रहे हैं। सहाफ़त भी आप करते रहे हैं, सहाफ़त का शौक़ कैसे आया आपको? सहाफ़त बेसिकली हमारे बुज़ुर्ग अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मेरे वालिद साहब भी सहाफ़त करते रहे हैं, और मेरा जो ख़ासकर सहाफ़त में जो है वो हमारे फैज़पुर शरीफ के जो चकसवारी के बल्कि मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब सूफ़ी रशीद साहब, उनके साथ उस वक्त बहुत ज़्यादा हमारी कंपनी होती रहती थी, चूँकि सियासत भी करते थे। तो उनकी वजह से फिर सहाफ़त में आया। सहाफ़त में कुछ अर्सा जो है वो उनके ज़ेर असर जो है वो हमने काम किया है। फिर उसके बाद लॉ में दाखिला वगैरह ले लिया, इस वजह से जो फिर वो सहाफ़त जो है वो मैंने छोड़ दी है, लेकिन अभी भी दिलचस्पी सहाफ़त में होती है। अच्छा, क्या समझते हैं जो आजकल के सहाफ़ी भाई हैं, सहाफ़ियों का कलम, गरीब की आवाज़ जो है वो बनता है या नहीं बनता? सहाफ़त में समझता हूँ कि ये भी वकालत की तरह जो है वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप इसमें गरीबों की अगर आवाज़ बुलंद करना चाहें, अगर उनकी मदद करना चाहें, तो ये भी बहुत वसी उस लिहाज से प्रोफेशन है। और सियासत में मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं कि एक अंधी गोली जो है वो एक बंदे की जान ले लेती है, और सहाफ़त में अगर कलम जो है वो किसी बददियानत के हाथ लग गया तो वो कौमों की जान लेती है फिर। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सहाफ़त जो है वो, इसमें प्रोफेशन में भी ईमानदारी जो है वो, ईमानदारी ज़रूरी है, और इसमें आप बढ़ चढ़ कर अगर लोगों की मदद करें तो आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा प्रोफेशन है ये भी। चकसवारी के सहाफ़ियों से क्या आप मुतमिन हैं कि वो अच्छे तरीके से हक़ और सच लिखते हैं या नहीं मुतमिन? कितने का परसेंटेज है मुतमिन होने की? ये फिर कुछ सहाफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, आप बेसिकली बता देना कि इतनी परसेंटेज पे मैं मुतमिन हूँ उनसे। असल में मैं समझता हूँ चकसवारी उस लिहाज से, चूँकि एक छोटा सा एक समझ खिता है, इसमें उस तरह का ज़्यादा तो हर बंदा दूसरे बंदे को बेहतर तरीके से जानता, जान पहचान भी होती है। चकसवारी में मैं समझता हूँ कि सहाफ़त के लिहाज से अच्छे दोस्त हैं काफ़ी, मतलब मैं सबको तकरीबन जानता भी हूँ, और बिलखुसूस जो नए आजकल सहाफ़ी आ रहे हैं, नौजवान जो हैं, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अब वो सहाफ़त पहले वाली नहीं, अब जो कि सोशल मीडिया का भी दौर है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि आप जैसे काफ़ी दोस्त मेहनत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा प्रोफेशन है, अच्छे लोग चकसवारी में भी अच्छे सहाफ़ी काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चकसवारी में सहाफ़त का भी स्कोप अच्छा जा रहा है। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक काफ़ी लंबा मेरे ख़्याल में जवाब इसका हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, इंतहाई जो है वो कश्मीरियों के साथ वो जो आप अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी कश्मीरियों के साथ कोई कुव्वत जो है वो उनकी मदद नहीं कर रही है। अपने ज़ोर बाजू पे कश्मीरी चल रहे हैं। अब जो इंडिया ने उधर मकबूजा कश्मीर को अपने साथ मिला लिया है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया। वो उनको अबूरी सूबे के नाम पे जो है वो उन्होंने भी अपने कब्ज़े में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है। कश्मीरियों ने इतनी कुर्बानियाँ भी दी हैं, और उसके बावजूद जो है वो उस तरह केस उनका इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो पेश नहीं किया जा रहा जिस तरह होना चाहिए था। आपकी नज़र में पाकिस्तान का कोई लीडर ऐसा है जिसने सही मानों में कश्मीर की वकालत की हो? देखें, पाकिस्तान की जो है वो
अब इमरान खान ने जिस तरह आजकल ज़्यादा कहा जा रहा है, तकरीरों की हद तक तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी पाकिस्तान के लीडरशिप जो है वो मीडिया पे वावेला करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह आप कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए थी उस तरह पाकिस्तान ने कभी भी नहीं की है। अवाम जो है वो उनकी हमदर्दियाँ कश्मीरियों के साथ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो उस तरह मदद नहीं हुई है। अपने उन्होंने कश्मीर इशू को मैं समझता हूँ कि रोज़ी रोटी का चक्कर भारत और इंडिया ने बनाया हुआ हुकूमतों ने। ठीक है। तो ये एक कश्मीर इशू उनके लिए एक जो है वो एक इंडस्ट्री की हैसियत रखती है कि इसको बंद नहीं करना है, ये चलती रहे तो उनके भी रोज़ी रोटी चलती है। कश्मीर का कोई ऐसा लीडर जो आपको पसंद हो? देखें, कश्मीर में चूँकि मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि एज़ आ तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अगर समझें कि हमारी जो लीडरशिप है वो कोई काम करती है तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत बात होगी। हमारे आज़ाद कश्मीर के जो लीडरशिप है, इनका जो उनका एक सोच होती है वो इनकी मुज़फ़्फ़राबाद की कुर्सी और सीट और झंडी की हद तक है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये भी मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ या अपनी कश्मीरी कौम के साथ मुखलस नहीं है। ये भी जो है वो अपनी झंडी की खातिर जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पर एक कारोबार बनाया हुआ, उन्होंने अपनी एक कुर्सी के लिए जो है वो कश्मीरियों को फ़रोख्त कर रहे हैं। आखिर में कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कश्मीरियों के लिए मैं खुद बैसीती कश्मीरी मैं ये समझता हूँ कि जब तक कश्मीरी खुद जंग जो है वो अपने हाथ में नहीं लेंगे, खुद नहीं लड़ेंगे। देखें, आज़ादी की कोई भी तहरीक है, कोई भी आज़ादी की जंग है, ये आप अगर दूसरे पे तकिया करें कि वो हमारी जगह जंग लड़ेगा और वो हमें आज़ादी लेकर देगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जो है वो कम अक्ली वाली बात है कि हम ये तवक्को करें कि पाकिस्तान हमें आज़ादी लेकर देगा। जिस तरह की हमारी जो नामदार आज़ाद कश्मीर के लीडर जो हुकूमत है, ये इन्होंने उन पर तकिया रखा हुआ है। उस वक्त तक आज़ादी नहीं मिलती जब तक ये तहरीक हम जो है कश्मीरी खुद अपने हाथ में नहीं लेंगे। जवान नस्ल और अपने देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तमाम देखने वालों दोस्तों को सलाम पेश करूंगा और नौजवानों के लिए बिलखसूस मैं समझता हूं कि चूँकि वो बात वही है, फिर सियासत भी आ जाती है इसमें, तो मैं समझता हूं कि बिलखसूस एज़ आ कश्मीरी नौजवानों को चाहिए कि वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो है ना वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ख़ास कर बिलखसूस मुतालिया करें, कश्मीर की तारीख़ का मुतालिया करें। क्योंकि जब तक हमें कश्मीर की तारीख़ का इल्म नहीं होगा, हम वो बाकी तो कौमों की पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चूँकि कश्मीरी एज़ आ कश्मीर की तारीख़ जो है वो बाज़ाब्ता निसाब में कोई नहीं पढ़ाई जाती है। और ये मैं समझता हूँ कि सोचे समझे मंसूबे के तहत नौजवानों को बिलखसूस कश्मीर की तारीख़ से दूर रखने के लिए जो है ये इस तरह का तालीमी निज़ाम हमें दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि निसाब से हट कर नौजवानों को चाहिए कि कश्मीर के हवाले से जो है वो स्टडी करें, ताकि उनको पता चले कि असल में मसला कश्मीर है क्या है और इसका आगे मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। वो बेहतर तरीके से जो है वो आपको निसाब की किताबों में नहीं मिलेगा। उससे हट कर मैं समझता हूँ कि कश्मीर की तारीख़ का मुतालिया नौजवानों को लाजमी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाम साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। हाँ जी, तो नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद थे साबिक़ सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर इत्शामुल हक एडवोकेट साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आज का हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए MBB TV की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।